मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। अरे हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। बंगाल जो था, अगर अंग्रेजों को नहीं मिला होता तो ये मान के चलिए कि अंग्रेज भारत में एक बहुत बड़ा एम्पायर कभी भी खड़ा नहीं कर सकते थे, तो नहीं कर सकते थे। कि 1651 में ब्रिस्बेन ने अपने को सबसे पहले हुगली में स्टैब्लिश किया और 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान के द्वारा इस प्रकार से जो है कालिकाता, सुल्तानाटी, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी दे दी जाती है और वहीं पर तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता के लिए जॉब चारनाक डाल दिया। और जब जॉब चारनाक डालता था तो यही कलकत्ता अंग्रेजों का सबसे बड़ा सेंटर बना। जिस बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ वो बंगाल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, वो बंगाल है। वह बंगाल जो दुनिया को खुलना के रेशम सप्लाई करता है, वह बंगाल जो दुनिया को सूती कपड़े सप्लाई करता है, वो बंगाल जो दुनिया को शोरा दे रहा है, वो बंगाल जो दुनिया को नील दे रहा है। अंग्रेजों की तुलना की गलत निगाह, गलत नजर कह सकते हैं बंगाल पर पड़ जाती है और धीरे धीरे बंगाल की व्यवस्था को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। 1857 के क्रांति के ऊपर मैं जो क्लास आप लोगों के बीच में ला रहा हूं, उस क्लास के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और आप लोग जिन ग्रुपों से जुड़े हुए हो उस ग्रुप में जरूर शेयर करिए। यार कम से कम इस बात को ध्यान रखिए कि अगर मैं इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के बीच में जुड़ रहा हूं तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि कम से कम उस क्लास को जो है शेयर किया जाए, उस क्लास को लाइक किया जाए, ऑफलाइन कमेंट जरूर लिखे जाएं। तो थोड़ा सा मेरी भी साथ भी मेरा सहयोग करें आप लोग। और इस तरह से हम लोग जो है इस सेशन को शुरू करते हैं। जिन बच्चों को भी YouTube पर क्लास मेरी देखना है, रोज मैं YouTube पर शाम को 7 बजे कहीं ना कहीं क्लास लेता हूं। दूसरी चीज कि आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी है, टीजीटी है, बीपीएससी 4.0 है, या एमपी टेट वर्ग 1 है, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, मेरी क्लास आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगी। इसीलिए आप इस क्लास को देखिए, साथ में मेरे साथ रेगुलर आप लोग YouTube पर शाम को 7 बजे इसी टॉपर्स टेंपल के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के साथ लाइव रहता हूं। इसीलिए मेरे साथ आप लोग शाम को 7 बजे लाइव जरूर हुआ करें। और इस तरह से 1857 के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और 2 लाइनों से अपनी बात को मैं शुरू करूंगा, क्योंकि उन लाइनों से आप लोगों के अंदर भी एक जुनून आएगा। मेरे अंदर तो जुनून बना ही रहता है कि इस प्रकार से दिनकर की वो लाइनें मुझे हमेशा याद रहती हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। यार बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में वो समस्या है, मुझे मेरा साथ इसने नहीं दिया, मेरा साथ उसने नहीं दिया। यार साथ कोई दुनिया में किसी को देता है क्या? दुनिया में आज तक किसी ने किसी का साथ नहीं दिया महाराज। आपको स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा, आपको स्वयं पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। अरे हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। इसीलिए जो ठोकरें होती हैं वो इंसान को चलना सिखाती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि संघर्ष करिए, कि संघर्ष के पथ पर चलेंगे तभी जाकर कुछ ना कुछ मुकाम हासिल होगा। आज 1857 की क्रांति के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है
और उसके 100 वर्षों बाद 1857 का रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है। इन 100 वर्षों में हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जो भी अत्याचार, अन्याय, शोषण किया था, उसकी अकुलाहट, उसकी बेचैनी, उसका असंतोष हमको 1857 की क्रांति के रूप में दिखाई पड़ता है। 1857 की क्रांति के कारण मैं पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने राजनीतिक कारण पढ़ाया था, जो आप लोग देख रहे हैं इस समय। उसके बाद मैंने सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ाए थे, वो भी मैंने वीडियो आप लोगों को सेंड कर रखा है। तीसरा, आज जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं यूं कह सकता हूं कि 1857 की क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण आर्थिक कारण है। क्योंकि ये मानकर चलिए कि अंग्रेज जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उनका लक्ष्य ही है कुल मिला के गोल्ड, व्यापार करना और भारत का कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण करके अपने मातृ देश को मजबूत कराना। इसलिए अंग्रेजों की इस आर्थिक शोषणात्मक नीतियों के कारण हिंदुस्तान का चाहे किसान हो, हिंदुस्तान का मजदूर हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे छोटे मोटे व्यापारी बेचारे हों, सब लोग तबाह हो गए। और सब तबाह हो गए तो सबके अंदर एक अकुलाहट, एक बेचैनी, एक परेशानी, एक असंतोष, और उसी असंतोष ने अंततः, या यूं कह सकते हैं कि उस आर्थिक असंतोष ने अंततः 1857 की पृष्ठभूमि का या उस क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं, और उस कारण में आर्थिक कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जो लिखा है मैंने, इस तरह नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, बस क्लास के साथ आप जुड़े रहिए। यहां पर हिस्ट्री का जो बैच है वो मेरा बहुत ही जल्द आने वाला है। ये मेरी क्लासों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मेरी क्लास के साथ कितना न्याय संगत रूप से जुड़ सकते हैं या जुड़ रहे हैं। उसी के आधार पर मैं अपना पेड बैच भी लाऊंगा। यहां पर 1857 की क्रांति, जो आर्थिक कारण की बात हम लोग कर रहे हैं, और यहीं से मैं अपने बैच को कुल मिला के अपनी क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। तो ये आर्थिक कारण जरूर जो है, मैंने कहा कि 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा कारण या प्रमुख कारण कह सकता हूं कि आर्थिक कारण है। यहां पर देखिए कि इस आर्थिक कारण को जब हम यहां पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देखते जाइएगा कि अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ही विद्रोह का प्रमुख कारण थी। मैंने अभी कहा था कि विद्रोह का प्रमुख कारण थी। अंग्रेजों ने भारत जैसे उपनिवेश को प्राप्त कर उसकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर अपने हितों के अनुकूल उसका उपयोग किया है। यानी अंग्रेज जब धीरे धीरे हिंदुस्तान में आते हैं तो अंग्रेजों का लक्ष्य ही व्यापार है। तो उन्होंने क्या किया, अपने को सशक्त किया, अपने को मजबूत किया। और मैंने जैसा कि कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है उसकी अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया और अपने हितों के अनुकूल उसका उपयोग किया, जिससे भारत के लोगों का व्यापक शोषण हो रहा है। मैं इस संदर्भ में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता चलूंगा, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध, देखिए अंग्रेज जब भारत में आ जाएंगे ना, तो अंग्रेजों का दिमाग सबसे पहले कहीं ना कहीं सूरत गया है। और 1608 में अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से सूरत में उन्होंने अपने को स्टैब्लिश किया। पहली स्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, मुसल्लीपट्टनम जो आंध्रा में है, वहां पर अपने को स्टैब्लिश करते हैं और 1613 में स्थायी रूप से सूरत में बच जाते हैं। अंग्रेज इस समय समुद्र तटवर्ती क्षेत्र इसीलिए कुल मिला के कहीं की फैक्ट्री बना रहे हैं कि अंग्रेज एक प्रकार से यहां आते थे, सोना या बुलियंस लेकर आते थे, सोना चांदी का लेकर आते थे जिसको बुलियंस कहते हैं, और हमारे सामान को लेकर जाते थे। और हमारे सामान को लेकर इस प्रकार से समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में इनके सेंटर होते थे, जहां से इनको कुल मिला के चीजों को ले जाने में आसानी होती थी। लेकिन अंग्रेज जब धीरे धीरे लगा कि यार बंगाल तो बहुत बड़ी चीज है यार, क्योंकि मैंने कहा था कई बार कि बंगाल जो था अगर अंग्रेजों को नहीं मिला होता तो ये मान के चलिए कि अंग्रेज भारत में एक बहुत बड़ा एम्पायर कभी भी खड़ा नहीं कर सकते थे, तो नहीं कर सकते थे। उस समय बंगाल जो था वो दुनिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1651 में ब्रिस्बेन ने अपने को सबसे पहले हुगली में स्टैब्लिश किया और 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान के द्वारा इस प्रकार से जो है कालिकाता, सूतानाटी, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी दे दी जाती है। और वहीं पर तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता के नींव जॉब चारनाक डाल दिया। और जब जॉब चारनाक डालता था तो यही कलकत्ता अंग्रेजों का सबसे बड़ा सेंटर बना।
मैंने अभी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है बंगाल। जिस बंगाल की बात मैं कर रहा हूं वो बंगाल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, वो बंगाल है। वह बंगाल जो दुनिया को कुल मिला के रेशम सप्लाई करता है, वह बंगाल जो दुनिया को सूती कपड़े सप्लाई करता है, वो बंगाल जो दुनिया को शोरा दे रहा है, वो बंगाल जो दुनिया को नील दे रहा है, वो बंगाल जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी की चीजें दुनिया को दे रहा है। बंगाल बहुत बड़ा समृद्ध है, इसीलिए बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया है। अंग्रेजों की कुल मिला के गलत निगाह, गलत नजर कह सकते हैं बंगाल पर पड़ जाती है और धीरे धीरे बंगाल की व्यवस्था को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। और बंगाल की व्यवस्था को जब नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं तो वहां के बंगाल के जो नवाब है वो कमजोर पड़ गए थे। और बंगाल के जब नवाब कमजोर पड़ गए थे तो इस प्रकार से 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेज लड़ेंगे। मैंने कई बार कहा है, चूंकि पलास का पेड़ है इसीलिए इसे पलासी कहते हैं। सिराजुद्दौला एक कमजोर नवाब है। सिराजुद्दौला के खिलाफ बहुत से षड्यंत्रकारी, अंग्रेजों को लगा कि बंगाल का जो नवाब हो वो हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे हमको बंगाल में व्यापार करने की और अधिक सुविधा मिल सके। और इसी सोच के साथ कहीं न कहीं प्लासी का युद्ध होता है, जिससे बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। कभी भी प्रश्न आता है कि बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से हो रही है, तो आप कहेंगे कि प्लासी के युद्ध से बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है और वहीं से उन्होंने बंगाल के व्यापक वाणिज्य पर अपना अधिकार कर लिया। यानी बंगाल के व्यापार वाणिज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रख लेना, क्योंकि प्लासी के युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला को हटाकर मार दिया जाता है, मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। मीर जाफर एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि रोबोट टाइप का है। अंग्रेज जो इशारा करेंगे वो उसे करना पड़ेगा और इस तरह से बंगाल का बहुत बड़ा व्यापार वाणिज्य अब एक प्रकार से अंग्रेजों के हाथ में आ गया। कह सकते हैं कि बंगाल के व्यापार वाणिज्य पर मोनोपोली, एकाधिकार कुल मिला के अंग्रेजों का इस युद्ध के पश्चात हो जाता है और यहीं से कुल मिला के कहीं कि बंगाल के शोषण की शुरुआत हो जाती है, आर्थिक शोषण की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार से एक एक लाइन को, एक एक चीज को मेरी समझते रहिएगा बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैं क्यों आत्मा के साथ जुड़ा रहता हूं, दिल के साथ इसलिए आप लोगों से जुड़ा रहता हूं, क्योंकि सर जीवन एक बार मिलता है और जब जीवन एक बार मिलता है तो उस जीवन में कुछ ऐसा इतिहास रच जाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारे मार्ग पर चलने के लिए अनुसरण करें। सर उसका कुछ ऐसा संघर्ष, कुछ ऐसा हंगामा करके जाओ कि यार आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग आपको कुल मिला के याद करें। मैं ये कहना चाहता हूं, संघर्ष तो होगा लेकिन संघर्ष का फल भी बड़ा मीठा होगा। जिंदगी जीना आसान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं है सर। उसको भी संघर्ष करना पड़ा है, तब जाकर आज मंदिर में स्थापित है और लोग वहां पर माथा रगड़ रहे हैं। तो ये यहां ध्यान रखिएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल के व्यापार वाणिज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। आगे चल जाते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज व्यापारी वर्ग से निकलकर शासक वर्ग में स्थापित हो गए थे। यानी ध्यान रख लेना, 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज एक तरह से बंगाल के प्रमुख व्यापारी बन गए, किंग मेकर बन गए, जिसको चाहेंगे उसको नवाब बनाएंगे। लेकिन बक्सर के युद्ध ने उन्होंने शासक वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया। बंगाल भारत की जो महत्वपूर्ण शासक वर्ग या शासक शक्तियां थीं उसमें से अब एक अंग्रेज भी आ गए। यानी इस युद्ध का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अंग्रेज अभी तक व्यापारी थे, अब वो शासक बन गए हैं सर, वो शासक वर्ग में आ गए हैं। बंगाल के कहीं ना कहीं वास्तविक रियल कहीं ना कहीं पावर बन गए हैं। अब रियल पावर उनको स्थापित हो गया है और कहीं ना कहीं शासक वर्ग में स्थापित हो गए। 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि, सर बक्सर के युद्ध ने बहुत कुछ दिया है, अंग्रेजों को बहुत कुछ दिया। शाह आलम द्वितीय इस युद्ध का नेतृत्व करेगा, काठ का उल्लू है महाराज, पराजित हो गया। लॉर्ड क्लाइव ने कहा है शाह आलम आवा हिजा संधि करो, और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है और इस इलाहाबाद की संधि से पूरे बंगाल का खजाना अंग्रेजों को मिलता है, क्योंकि बंगाल की दीवानी मिल गई। अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कहीं ना कहीं बंगाल की दीवानी मिल जाती है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल पर वैधानिक अधिकार 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा हुआ
और इस प्रकार से पूरे के पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि मुगल सम्राट ने स्वयं यह फरमान जारी किया है। अंग्रेज जो चाहते थे उससे बहुत ज्यादा मिला सर, मैं यह कहना चाहता हूं। इस प्रकार से ध्यान रखना, इलाहाबाद की संधि के द्वारा दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप 1765 से 72 तक अंग्रेजों ने बंगाल का व्यापक शोषण किया है। जब इलाहाबाद की संधि से दीवानी मिल गई सर, तो 1765 से 72 तक कुल के बंगाल में द्वैध शासन होगा। शासन का दो भागों में विभाजन, निजामत का काम, यानी कहीं ना कहीं बंगाल की शांति व्यवस्था का काम, बंगाल की सुरक्षा का काम निजामत का, यानी कि एक तरह से नवाब को और बंगाल के राजस्व वसूल करने का अधिकार एक प्रकार से कंपनी को दे दिया गया। कंपनी के पास संपूर्ण अधिकार आ गए, उत्तरदायित्व तो नहीं आया, लेकिन अधिकार सब आ गए। पैसा कुलना के महाराज, जहां पैसवा होता है वहीं ना अधिकार होता है। घर में दो बेटे हैं, किसी बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा महीना में लाख ला रहा है, दूसरा बहुत ज्ञानी है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत सत्यवादी है, लेकिन घर में बैठा रह रहा है, कोई कहीं ना कहीं एक पैसे की आमदनी है, बाप किसको पूछेगा सर? भले वो जो कमाने वाला है कितना भी खराब है, कितना भी दुराचारी है, बाप को गरिया भी रहा है, लेकिन तो भी बाप कहेगा बाबू कैसन बाड़ा बाबू, ठीक ठाक बा ना, क्योंकि उसको लालच है, पैसा सर। इस भौतिकवादी व्यवस्था में पैसे का खेला है, नहीं तो बाकी ठेलम ठेला है। आप कितने धर्मात्मा हैं, कितने सत्यवादी हैं, कितने नैतिकवादी हैं, फलाना है, ढिमका है, घर पर रह रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, सर जीरो। सर आप जीरो हैं, जीरो। इसलिए इस भौतिकवादी व्यवस्था के साथ अगर सरवाइव करना है तो आपके पास पैसा आना चाहिए सर। यही तो अंग्रेज कर रहे हैं। 1765 के बाद बंगाल के स्वामी बन गए, क्योंकि राजस्व वसूल करने का अधिकार आ गया, बंगाल का पैसा उनके पास आ जाता है महाराज। और इस तरीके से 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैध शासन हुआ, और इस द्वैध शासन के तहत अंग्रेजों ने बंगाल में बहुत शोषण किया सर। इतना ज्यादा राजस्व की वसूली की, इतनी ज्यादा रेवेन्यू की वसूली की सर, कि बंगाल का किसान त्राहिमाम करने लग गया। बंगाल का किसान कुलना के मर गया। 1772 का कुलना के बंगाल के अकाल में बंगाल की 1/3 जनता मर गई सर, तबाह हो गई। दस्तकारों ने कुलना के अपने अंगूठे कटवाने शुरू कर दिए, जिससे हमारे ऊपर अंग्रेज अत्याचार ना कर सके, क्योंकि इस समय में कहीं ना कहीं अंग्रेज बहुत कम मूल्य पर, जहां लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर कुलना के विवश कर रहे हैं काम करने के लिए, इसीलिए दस्तकारों ने अपने अंगूठे तक कटवा दिए सर। इतना बड़ा अत्याचार और अन्याय कुलना के कहीं के बंगाल में अंग्रेजों का होगा, जिसके कारण से कहीं कि भारत के किसान या भारत के जनमानस के अंदर एक ऐसा असंतोष पैदा हो गया, जिसने 1857 की क्रांति का रूप ले लिया सर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बंगाल का व्यापक शोषण होता है। वेलेजली का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा 1799 में मैसूर पर कब्जा कर लिया गया। अब मैसूर पर चाहे किसी भी क्षेत्र पर कब्जा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बड़ा क्षेत्र जब प्राप्त हमको होगा तो हमको बड़ा कुलना के कहीं की राजस्व प्राप्त होगा। क्षेत्र अंग्रेज इसलिए जीत रहे हैं जिसके कुलना के उस क्षेत्र से उनको राजस्व की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। दूसरा चरण जब आएगा, मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, तो कच्चे माल का स्रोत भी ये क्षेत्र बनेंगे और इंग्लैंड में बने हुए माल के लिए कुलना के मार्केट भी बनेंगे। इसीलिए अंग्रेज भारत में साम्राज्य विस्तार इसीलिए नहीं कर रहे हैं सर कि वो यहां पर स्टैब्लिश होना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने आर्थिक लाभ के लिए भारत में कुलना के साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वेलेजली के द्वारा मैसूर युद्ध पर कब्जा किया जाता है। वेलेजली की सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ, अवध के साथ, मराठों के साथ आदि वेलेजली ने सहायक संधि कर बड़े पैमाने पर क्षेत्र प्राप्त किए। मैंने अभी कहा क्षेत्र प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है कि जब क्षेत्र मिलेगा तो राजस्व मिलेगा। उस राजस्व के बल पर एक बहुत बड़ी सेना रखी जाएगी। उस सेना के बल पर हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य को सुरक्षित किया जाएगा। दूसरा, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो कुलना के कच्चे माल को लाकर कुलना के इन क्षेत्र विस्तार वाले बड़े क्षेत्रों में डाल दिया जाएगा, बने हुए माल को, सॉरी।
और यहां से कच्चा माल ले जाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है इस प्रकार से क्षेत्र प्राप्त किए जिससे वह अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त हुआ, साथ ही एक बड़ा बाजार भी प्राप्त हुआ। यूं कहें इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर वहां बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। मैं यूं कह सकता हूं कि वेलेजली की सहायक संधि नीति के द्वारा चाहे वो अवध का मामला हो, चाहे निजाम का मामला हो, चाहे मराठों का मामला हो, मैं ये कह सकता हूं वहां के राजा महाराजा नवाब, वहां की जनता बहुत ज्यादा असंतुष्ट थी और वो एक मौके की तलाश कर रही थी और 1857 की क्रांति से बेहतर मौका उनको नहीं मिल सकता था। सर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से आपका शोषण कर रहे हैं। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं तो अंग्रेजों की कठोर भू राजस्व नीति, अंग्रेजों की कठोर भू राजस्व नीति यानी यहां के किसानों को तबाह कर दिया, क्योंकि इजारेदारी ठेकेदारी जब 1765 से 72 तक कुल मिला के कहीं न कहीं द्वैध शासन चलेगा तो प्रतिवर्ष कुल मिला के ठेके पर बंगाल की जमीनों को दिया जाएगा और ये ठेकेदार जो जमींदार हुआ करते थे वो रैयत के ऊपर जुल्म पर जुल्म ढाते थे और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करके अंग्रेजों तक पहुंचाया करते थे। इस प्रकार से ठेकेदारी प्रथा ने भी बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, जिसके कारण से लोगों के मन में एक असंतोष था। चाहे कुल मिला के स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी हो, चाहे रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, इन सब का लक्ष्य क्या है? सभी भू राजस्व नीति से अत्यधिक कर की वसूली। अंग्रेजों को वेलफेयर से कोई मतलब थोड़ी था महाराज। अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली करना चाह रहे हैं। अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली आप ही के धन को वसूला करते थे और आप ही के धन से कहीं न कहीं सामान खरीदते थे और यूरोप के बाजारों में ले जाकर बेचा करते थे। इसीलिए सर कहीं ना कहीं वो बाहर से अब धन नहीं लाएंगे। मैं अभी आगे समझाऊंगा कि भारत के लोगों के मन में किस प्रकार से जनमानस में एक असंतोष बढ़ रहा है। तो यहां पर इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस व्यवस्था से कृषि का खात्मा हुआ। क्यों कृषि का खात्मा हुआ? क्योंकि सर आप टैक्सेशन प्रणाली बहुत ले रहे हैं। सर बेचारे किसान जो लगा रहा है खेत में उसका आधा भी उसको नहीं मिल रहा, वो पेट नहीं भर पा रहा है। इस प्रकार से इस व्यवस्था से कृषि का खात्मा हुआ और कृषक बेहाल बदहाल और बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि कृषकों ने एक तरह से अब जमीन को छोड़ना शुरू कर दिया और अत्यधिक कर के कारण और सख्त कर वसूली के कारण किसानों को अपनी भूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। टैक्सेशन प्रणाली बहुत ज्यादा है, सख्त है, किसान नहीं दे पा रहा है, इसीलिए किसानों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अत्यधिक राजस्व चुकाने के कारण कृषक महाजनों सूदखोरों के चंगुल में फंसते चले गए और अंततः कर्ज और ब्याज ना देने के कारण कृषकों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था और कृषक अपनी ही जमीन पर कृषक मजदूर बन जाता था। क्योंकि अंग्रेजों की रेवेन्यू पॉलिसी सर खतरनाक है। इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं कि जब बेचारा किसान नहीं चुका पाता था तो महाजनों सूदखोरों से पैसा लेता था कि थोड़ा दे दीजिए, हम कहीं ना कहीं टैक्स चुका दें। लेकिन ये जो महाजन सूदखोर थे ये अंग्रेजों से भी खतरनाक थे। ब्लैंक पेपर पर कुलमा के कहीं की साइन यानी अंगूठा लगवाते थे, मन माफिक कुलमा के कर्जा भर देते, मन माफिक ब्याज भर देते थे महाराज, और वो किसान फिर कुलमा के उस कर्ज को नहीं चुका पाता था। और ये अंग्रेजों के संरक्षण में जो महाजन सूदखोर थे उन लोगों ने अंततः क्या किया? उन लोगों ने अंततः कहीं ना कहीं इनकी जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। ये किसान बेचारा अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बन गया। इसलिए 1857 के विद्रोह में महाजन सूदखोर और बहुत से जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया है, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया तो हमारा भी कुलना के विनाश हो जाएगा। मेरा यह कहने का मतलब है कि एक एक लाइन को सर समझते चलिएगा, इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों ने एवं उद्योगपतियों के पक्ष में अपनाई जाने वाली आर्थिक और भू राजस्व नीतियों ने देश के पारंपरिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतः विनाश कर दिया।
यानी अंग्रेजों ने जो अपने ब्रिटिश व्यापारी थे और उद्योगपतियों के पक्ष में कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे भारत की तुलना के कहीं न कहीं पारंपरिक आर्थिक ढांचे पूर्णतः नष्ट हो गए। पारंपरिक आर्थिक ढांचे का मतलब जो यहाँ के परंपरागत उद्योग थे वो नष्ट होने लगे और इस तरह से इन नीतियों ने कृषकों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों, मुखियों को निर्धन बना दिया। यानी इस प्रकार से कहीं न कहीं नीति बन रही है, इस प्रकार के कानून बन रहे हैं कि ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों को लाभ मिले और हमें नुकसान हो, जिसके कारण से भारत का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वर्ग, यहां तक कि हमारे परंपरागत उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गए। सर अंग्रेज क्यों कर रहे हैं मैं अभी आगे बताने वाला हूं। निचले स्तर पर फैले प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया। यानी कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर जो है प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिसके कारण से कुल मिला के कहीं कि आम आदमी बुरी तरह से प्रभावित किया। साथ ही जटिल न्याय प्रणाली के कारण गरीब लोग अंग्रेजों के शोषण का शिकार बनते गए। सर न्याय व्यवस्था, सर न्याय व्यवस्था, मैं यह कहना चाहता हूं आज भारत स्वतंत्र हो गया सर, 75-77 साल हो गए। कुल मिला के गरीब आदमी, सर मैं खुलकर बोल रहा हूं, गरीब आदमी क्या कुल मिला के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ पाएगा? किसी ताकतवर व्यक्ति से आज कोई गरीब आदमी गांव का कुल मिला के कहीं न कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला जज के यहां जाकर लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा सर। थाने से ही दरोगा मार के उस बेचारे को भगा देगा, भले उसके साथ कितना अन्याय किया गया हो। यही चीज तो वहां पर भी रही होगी सर, कि कॉम्प्लिकेटेड कुल मिला के जुडिशियल सिस्टम, जिसके कारण से किसान, गरीब, मजदूर, कॉमन मैन, आम आदमी तबाह हो गया सर, क्योंकि महाजन सूदखोर अंग्रेजों के संरक्षण में है और अंततः कुल मिला के अंग्रेजी न्यायालय में उन्हीं के पक्ष में न्याय जाता था। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस तरह से इन अंग्रेजों, भारतीयों का शोषण हो रहा है। अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण, नवीनीकरण भी किया है। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? वाणिज्यीकरण कर दिया, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड में अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया सर, औद्योगिक क्रांति हो गई सर। और जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो आपको अब कच्चे माल के लिए तैयार किया जाएगा। अब आप दुनिया को फिनिश प्रोडक्ट नहीं तैयार करेंगे, बना हुआ माल अब आप नहीं भेजेंगे, अब आप कच्चा माल भेजेंगे। और इंग्लैंड के मैनचेस्टर, लंकाशायर की बनी हुई फैक्ट्रियों के बने हुए माल को आप कहीं कहीं पहनेंगे सर। विवश कर दिए गए, ये अंग्रेजों की नीतियों के कारण हो रहा है। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। अब अनाज की जगह सुनते जाइएगा सर, किसानों को नगदी फसलों जैसे कपास, नील, अफीम, चाय, रबर, जूट, रेशम आदि के उत्पादन करने पर जोर दिया गया। अंग्रेज मालिक हो गए हैं सर, इसीलिए कहीं ना कहीं किसानों को कहा कि अब आप कुल मिला के अनाज उतना ही पैदा करो जितना पेट भर सके। उतना भी पेट नहीं भरने दिया जाता था सर। वो भी बेचारा जो किसान अनाज पैदा करता था अपने पेट भरने के लिए, अगले वर्ष के लिए बीज के लिए जो रखता था, वो भी जमींदार और महाजन उठा ले जाते थे। आपको ये पैदा करना है। क्यों पैदा करना है? क्योंकि हमारी आवश्यकता इंग्लैंड में इनकी है। इस प्रकार से कुल मिला के जिससे ये कच्चा माल ब्रिटेन के उद्योगों की आपूर्ति कर सके और ब्रिटेन का बना हुआ माल भारत में लाकर भर दिया जाए। यानी अब आप सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल, रॉ मटेरियल के सेंटर बन गए हैं और वहां से जो माल आएगा वो आपकी कुल मिला के घरों में भरा जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के भारत के उद्योग नष्ट हो गए, जिससे भारत में अकाल जैसी संभावनाएं भी बढ़ गईं। उद्योग तो आपने नष्ट कर दिया अपनी पॉलिसी के द्वारा, क्योंकि आपका है कि हमारे उद्योग फले फूले, जो कुल मिला के लंकाशायर में है, मैनचेस्टर में है, बर्किंघम में है, तो हमारे उद्योग तो नष्ट कर दिए सर। लेकिन आपने अनाज पर पाबंदी लगा दी, बहुत कम अनाज पैदा करो, जिसके कारण में भारत में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। बहुत से अकाल हुए और इन अकालों में कुल मिला के लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग मारे गए। क्या भारत के लोगों में असंतोष नहीं पैदा होगा? बिल्कुल होगा। मैं आज 1857 की क्रांति के आर्थिक पक्ष को पढ़ा रहा हूं और मैंने अभी कहा कि 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा कारण आर्थिक है। मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी से लेकर एकेडमिक तक, सब इसमें आ जाता है, टीचिंग वगैरह, स्टेट पीसीएस सब आ जाता है वनडे संडे। मेरी क्लास से आपको 100% लाभ होगा, यह मैं दावा कर रहा हूं। यायन यादव का दावा है। शर्त यही है आप लोग क्लास के साथ रेगुलर जुड़ें और शाम को 7 बजे मैं यूट्यूब पर आपके साथ लाइव रहता हूं, जरूर जुड़िए।
लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सेशन को लाइक भी करते रहा करें, शेयर भी करते रहें और ऑफलाइन कमेंट भी लिखते रहा करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, आप देखिए कंपनी क्या कर रही है, अब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, अब एक चार्टर एक्ट लाएगी। और ये चार्टर एक्ट क्यों लाएगी बाबू? अब वो चाहती है कंपनी ना कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अकेले कंपनी भारत को नहीं लूटे, अब और भी कंपनियों को आना है। क्योंकि मैंने अभी कहा यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो और कंपनियां दबाव बना रही हैं, महाराज हमों को भारत लूटने का अवसर दीजिए। और 1813 का चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और व्यापारिक एकाधिकार जब समाप्त कर दिया जाता है तो अब यूरोप की अन्य कंपनियां भी वही काम करेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, यानी यहां से बड़े पैमाने पर अब कच्चा माल जाने लगेगा और वहां की कंपनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर भारत में कुल मिला के बना हुआ माल लाकर भर दिया जाएगा। सर, इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का बड़े पैमाने पर शोषण और शुरू हो गया। तो ये पढ़िए, व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई। ब्रिटिश व्यापारियों को, सभी व्यापारियों को क्या आयात करने की छूट सर? भारत से कच्चा माल आयात करने की और ब्रिटेन से कुल के बने हुए माल को भारत में निर्यात करने की छूट मिल गई सर। सभी कंपनियों को छूट मिल गई। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं, यानी बिचारी जो भारतीय वस्तुएं थे, भारतीय कपड़े जो थे, परंपरागत तकनीक से, यानी करघे पर बन रहे जुलाहे लोग गांव में बनाया करते थे, परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं उनके उद्योगों के बने हुए सामानों के सामने नहीं टिक सकी, जिससे भारतीय परंपरागत उद्योग, हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग को अकल्पनीय क्षति हुई। क्योंकि हमारा जो कपड़ा बनता था, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का सामान बनता था, वो परंपरागत था। गांव में जुलाहे लोग बैठकर कुलना के छोटे छोटे अपने हाथ के बने हुए कुलना के मशीनों से बनाया करते थे। लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगने लगी और उन इंडस्ट्रियों का बना हुआ जो माल था वो सस्ता भी था, क्योंकि बल्क में बनता था। इसीलिए कुलना के हमारे परंपरागत जो उद्योग थे, जो परंपरागत तकनीक पर आधारित थे, उनके सामने कुलना के कहीं कि हमारी चीजें टिक नहीं पा रही हैं। अंग्रेजों के जुल्म के कारण मैं आगे बताऊंगी कि कैसे नहीं टिक पा रही हैं, जिससे भारतीय परंपरागत उद्योगों, हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को अकल्पनीय क्षति हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं। रेल सेवा के आने से, अब देखिए रेल सेवा क्यों लाया जा रहा है बाबू? रेल सेवा इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, हाँ, एगो गाना चलल बा भोजपुरी में कि कश्मीर के तू फ्रूट लागेलू, काला सूट में तू क्यूट लागेलू। बड़ा सुंदर गाना बा महाराज। मतलब बताइए क्या गाना बना दिया जाता कि कश्मीर के तू फ्रूट लागेलू। मतलब प्रशंसा भी कैसा किया जा रहा है कि कश्मीर के तू फ्रूट लागेलू, काला सूट में तू क्यूट लागेलू। ओहो, खैर ठीक बटे है ना, तो नहीं चलल जा। और मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा महाराज कि इस बवाल में मत पड़िएगा, पहले लक्ष्य को हासिल करो यार, ये बवाल में मत पड़ो। कहीं न कहीं दुनिया में सब स्वार्थ का संबंध है यार, ना तो कहीं लव है, ना कहीं यू है, ना कहीं आई है। ये जो 2 मिनट में बोल दिया जाता है ना सर, आई लव यू, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ना आई है, ना लव है, ना यू है, बाद में दुर्दशा है। क्योंकि जो आई लव यू हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस से हुआ है महाराज, आपको देख कर हुआ है, आपके पैसे से लव हुआ है। किसी रिक्शे वाले से कहे ना लव हो जा रहा है महाराज, किसी मोची जो जूता सिल रहा है कहे ना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को कुल मिला के कहीं की लव हो जा रहा है। सॉफ्टवेयर की जो इंजीनियर लड़की है कुल मिला के कहीं की इंजीनियर से लव हो रहा है, किसी टीचर को टीचर से लव हो रहा है। मैं बस यही कहूंगा महाराज कि बस इतना ध्यान रखिएगा कि दुनिया में लव नाम की चीज नहीं है, दुनिया में स्टेटस नाम की चीज है। वो आई लव यू नहीं है, वो स्टेटस लव है। इसीलिए अपने स्टेटस को बनाइए, अपने स्टेटस को बढ़ाइए, अपने को मजबूत करिए सर, तब जाकर दुनिया में समस्याओं का समाधान हो पाएगा। क्योंकि मैंने अभी कहा कि सब लोगों का शोषण इस समय पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा, जब सभी लोग एक हो जाएंगे, तो यही अंग्रेज जो हिंदुस्तान में जुल्म ढाया करते थे, आज राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा तो यही अंग्रेज भारत से भाग रहे हैं सर।
यही अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप जागृत नहीं होंगे, जब तक आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे, आपका शोषण होगा, आपका शोषण होगा सर। गांव के कुलमा के मुखिया जी हो, चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति हो, आपका शोषण करेगा। लेकिन जिस दिन वर्दी चढ़ गई, जिस दिन पैसा आने लगा, वही मुखिया जी आपको प्रणाम करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बाबू। मैं बस एक ही बात कहूंगा, बहुत से लोगों का आजकल दिल टूट जा रहा है, यार उसने मेरे को दिल तोड़ दिया, यार उससे मेरा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे तुम्हारे ब्रेकअप की। इस बात को ध्यान रख लेना, कोई किसी का नहीं है दुनिया में कुछ। मैं बार बार कहता रहा, तो कोई किसी का नहीं है और ना कोई किसी से मिलना चाहता है। मैं बस यही कहूंगा कि किसी ने दिल अगर आपका तोड़ा हो, किसी से ब्रेकअप हुआ हो, कुछ ऐसा हंगामा दुनिया में कर दो जो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते थे, वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए कुल मिला के लालायित हो जाएं, वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरस जाएं। सर कुछ ऐसा हंगामा जीवन में कर जाइए सर, मैं ये कहना चाहता हूं। और ये हंगामा कैसे होगा? इस आयन यादव के साथ जो जुड़ेगा वो इस धरती पर हंगामा करेगा, ये मेरा वादा है। इसीलिए कुल ना के कहीं कहीं यहां पर ध्यान रखिएगा, रेल सेवा का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि कश्मीर टू में कन्याकुमारी। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग भी नष्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि रेल सेवा का काम है, रेल बिछाने का कार्य क्या है? कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना, कच्चे माल को सर बंदरगाहों तक पहुंचाना, यह लक्ष्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंचा दिया, जिसमें सर्वाधिक क्षति कपड़ा उद्योग को भी हुई। कपड़ा उद्योग परंपरागत उद्योग हमारा कपड़ा उद्योग था, लेकिन इंग्लैंड के मैनचेस्टर, बर्किंघम, लंकाशायर में भी तो कुल मिला के कहीं की कपड़ा उद्योग है, तो अंग्रेज उसको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए रेल सेवा बिछाई गई सर। आप अंदर तक जाइए अपने माल को लेकर और वहां से रॉ मटेरियल निकालिए। इस प्रकार से अंग्रेजों की कर प्रणाली पूरी तरह ब्रिटेन के उद्योगों को सपोर्ट करती थी। पहला ध्यान रखिएगा, इस रेल सेवा के माध्यम से कुल मिला के ब्रिटिश व्यापारी अब इंटरनल गांवों तक पहुंच जाते हैं, वहां से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं और इंग्लैंड के बने हुए सामान को बंदरगाहों पर ले जाकर इन रेल सेवाओं के द्वारा कहीं न कहीं दूर दराज के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचा देते हैं। रेल सेवा ने भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया सर। आगे बढ़ जाते हैं। अंग्रेजों की कर प्रणाली पूरी तरह से ब्रिटेन के उद्योगों को सपोर्ट करती थी। अंग्रेजों की कर प्रणाली पूरी तरह से ब्रिटेन के उद्योगों को सपोर्ट करती थी, क्योंकि ब्रिटेन में बने हुए माल पर नाम मात्र का टैक्स लगता था। टैक्सेशन प्रणाली भी भेदभावपूर्ण। इंग्लैंड से जो सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं, माइनर टैक्स। अगर आपका सामान वहां जाएगा बना हुआ माल तो बहुत ज्यादा टैक्स। कच्चा माल जाएगा नो टैक्स, क्योंकि वहां कच्चे माल की जरूरत है। इसीलिए अगर कच्चा माल जा रहा है नो टैक्स, वहां से बना हुआ माल आ रहा है नो टैक्स, आपका बना हुआ माल जाएगा भयंकर टैक्स। समझ गए? इस तरह से अंग्रेज आपका शोषण कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकली दिमाग लगाइएगा ना सर, इतिहास समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से अंग्रेजों की कर प्रणाली पूरी तरह से ब्रिटेन के उद्योगों को सपोर्ट करती थी, क्योंकि ब्रिटेन में बने हुए माल पर नाम मात्र का टैक्स लिया जाता था, जबकि भारत में बने हुए सामान पर कुछ करारोपण लगाए गए। यानी कुछ, ध्यान रखना, बड़े पैमाने पर भारत में बने सामान पर कुल मिला के बड़े पैमाने पर करारोपण लगाए गए। उसी समय ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में आयात करने को प्रोत्साहित किया गया। यहां मैं आपको समझा देता हूं। मैंने अभी कहा कि सेम टाइम पर भारत में बनी हुई वस्तुएं, फिनिश्ड प्रोडक्ट जब इंग्लैंड जा रहा है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स, और उसी सेम टाइम पर जो अंग्रेज जो कुल मिला के बना हुआ प्रोडक्ट यहां ला रहे हैं उस पर माइनर टैक्स, नाम मात्र का टैक्स। लेकिन अगर आप यहां से कच्चा माल भेज रहे हैं तो उस पर भी माइनर टैक्स, क्योंकि अंग्रेजों को कुल मिला के बना हुआ माल सस्ता बनाना है, इसलिए कच्चा माल भी उनको सस्ता चाहिए। अंग्रेज दोहरापन, यानी कर प्रणाली में भी दोहरापन कर रहे हैं। अपने माल पर टैक्स नहीं लगाते हैं और आपके बने हुए माल पर टैक्स इसलिए लगा रहे हैं जिससे आपका उद्योग धंधा नष्ट हो जाए, आप कच्चे माल का सोर्स बन जाए। इस प्रकार से ध्यान रखना, यह बात यहां कहना चाहता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत से कपास एवं सिल्क के कपड़ों का निर्यात वस्तुतः समाप्त हो गया सर।
यानी आप दुनिया में जो आपकी पहचान थी सिल्क के कपड़े बनाने का, आप देख लीजिए मौर्योत्तर काल में आप रेशम के कपड़े भेज रहे हैं सर, कॉटन भेज रहे हैं। आपका परंपरागत उद्योग अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपनी सुनियोजित कर प्रणाली के द्वारा, नियमों के द्वारा नष्ट कर दिया। तो जब यहां के उद्योग धंधे नष्ट होंगे तो वहां के व्यापारी, हमारे कृषक, हमारे मजदूर, जिनका जीवन सबको जुड़ा हुआ था, उनके अंदर असंतोष पैदा होगा कि नहीं होगा? और यही जनमानस में जो अकुलाहट बेचैनी होगी, वही 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा कारण बनेगा सर। बड़ा डिटेल में मैं इस चीज को समझा रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से भारत की वस्तुओं को ब्रिटेन में आयात किए जाने से रोकने के लिए, यानी भारत की वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को? बने हुए प्रोडक्ट को, बने हुए प्रोडक्ट जिसको फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं, ब्रिटेन में आयात किए जाने से रोकने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने संरक्षण की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत भारत की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात कर में वृद्धि कर दी गई। यानी ब्रिटेन ने संरक्षण की नीति का मतलब यह है कि अपने उद्योगों के ऊपर, अपने पूंजीपतियों को संरक्षण के लिए तहत लिया कि हम जो सामान भेजेंगे उस पर नो टैक्सेशन, लेकिन अगर वहां से आयात होता है बना हुआ प्रोडक्ट, यानी भारत से बाहर जाता है, टैक्सेशन सर। इसीलिए अंग्रेजों ने, कुल मिला के ध्यान रखना, यहां संरक्षण की नीति अपने उद्योगों को लिए बनाई है, यह भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति से सूती वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। ढाका, मुर्शिदाबाद, ध्यान रखिएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र थे जंगल बन गए, क्योंकि बंगाल सर मलमल का केंद्र है, मलमल का केंद्र है, मलमल पर कुल मिला के, जिसको मुस्लिन कहा जाता है, बड़ा ही सॉफ्ट कपड़ा होता था सर। मलमल के कुर्ता पे छींट लाल लाल पान खाए सैया हमार, हमने कि यहां गाना चल गई महाराज। हाँ, आजकल तो बड़ा कुल गाना चलता, बड़ा कुल चलता, मतलब उस गाने को सुन भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे गाने कुल मिला के मार्केट में भोजपुरी में आ गए हैं। जब से तोह के दिलवा में बसौले बानी, जब से तोहसे नहिया लगोले बानी, बाप रे बाप, तहन लो अबे कहीं दिल मत लगा दिया लो, ना नेह लगा दिया लो महाराज, पहले हेजा लगावो लो तब कहीं लगावो लो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, लक्ष्य पहले, आंखों में मंजिल है, गिरेंगे, चलते रहेंगे। अरे हवाओं में क्या दम है सर, हमारे चिराग तो तूफानों में भी जलते रहेंगे, तूफानों में भी जलेंगे सर, क्यों नहीं जलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के अंग्रेजों की इस औद्योगिक नीति के कारण ढाका, मुर्शिदाबाद औद्योगिक क्षेत्र जंगल बन गए। सूरत जो मुगलों का आर्थिक केंद्र था वो बदसूरत हो गया सर। और इस बात को ध्यान रखना, देशी रजवाड़ों के नष्ट होने से, क्योंकि देशी रजवाड़े भी तो बहुत से नष्ट हो गए, अनेक कलाकार, विद्वान, दस्तकार, शिल्पकार जो राजकीय संरक्षण से वंचित हो गए, क्योंकि अब देशी रियासत राजाई खत्म तो कुल मिला के ये भी बेचारे खत्म, जिससे उनकी स्थिति भी खराब हो गई। क्योंकि बहुत सी देशी रियासतें जब कहीं न कहीं समाप्त हो गई तो उनके संरक्षण में जो बेचारे ये शिल्पकार, दस्तकार, नाना प्रकार के लोग रहा करते थे, जो कुल मिला के वहां से उनकी जीविका चलती थी, वो भी समाप्त हो गए। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण नीति के फलस्वरूप ब्रिटिश इतिहासकार पार्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की है। पार्सिवल स्पीयर क्या लिखता है कि 1765 से 72 तक का जो काल था, द्वैध शासन का काल था, वो खुली और बेशर्मी की लूट का काल था, वो खुली और बेशर्मी की लूट का काल है। और कहीं ना कहीं के.एम. पणिक्कर ने 65 से 72 के काल को डाकू राज्य कह दिया, ये डाकू राज्य है। इस बातों से दो अंग्रेज इतिहासकार जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने किस बेहद दर्दनाक तरीके से भारत का आर्थिक शोषण किया। और इसी शोषणात्मक नीति के कारण भारत के जनमानस में एक अकुलाहट, एक बेचैनी, एक असंतोष, और इसी ने तो क्रांति को जन्म दे दिया यार। कहां हमारी तरफ देख रहे हो, हैं? तेरा ध्यान किधर है, तेरा इधर है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, धन निष्कासन किस तरह से अंग्रेज
बड़े ही सुनियोजित तरीके से धन का निष्कासन हो रहा है। इस चैप्टर को थोड़ा सा हल्का सा मैं झलक इसलिए दिखा देना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण समझ में आ जाएं। ये धन निष्कासन जो हो रहा है ये कितना सुनियोजित तरीके से हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो धन निष्कासन हो रहा है सर, ये कितना एक तरह से सुनियोजित तरीके से होता है। धन निष्कासन बड़े ही सुनियोजित तरीके से अंग्रेज कर रहे हैं। देखिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय 1757 से 1813 तक अंग्रेजों की निगाह क्या थी? भारत के व्यापार वाणिज्य पर थी। भारत के व्यापार वाणिज्य पर कब्जा करना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां ध्यान रखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं इस तरीके से, ये जो है और यहां से लेकर 1600 से लेकर और 1757 तक की बात बता दूं, तो अंग्रेज यहां इंग्लैंड से बड़े पैमाने पर बुलियंस लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? बुलियंस। बुलियंस मतलब सोना चांदी, और यहां भारत में लेकर आते हैं, इंडिया में लेकर आते हैं इंग्लैंड से, और हमारा प्रोडक्ट खरीद कर लेकर जाते हैं। यानी 1757 तक की स्थिति यह है कि इंग्लैंड से बड़े पैमाने पर हमको सोना चांदी मिल रहा है और बदले में हमारे प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है, हमें लाभ मिल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813। क्यों 1757? क्यों? क्योंकि बंगाल पर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। इस चरण के प्रमुख उद्देश्य क्या थे आप समझ जाएंगे। भारत के व्यापार वाणिज्य पर एकाधिकार, यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं अब ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य है भारत के व्यापार वाणिज्य पर मोनोपोली। कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। क्या दूसरा प्रतिद्वंदी है ना सर? पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, फ्रांसीसी भी हैं, यहां के लोकल कुलना के व्यापारी हैं, सबको समाप्त करो, सिर्फ हमारा अधिकार चलेगा। तो इस प्रकार से भारत के व्यापार वाणिज्य पर एकाधिकार सभी प्रतिस्पर्धी यूरोपीय कंपनियों को सीमित कर दिया गया सर, सभी को सीमित कर दिया गया। जैसे 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ दिया गया और 1759 में बेदरा का लड़ के अंग्रेजों को भगाया गया। इसी प्रकार से 1760 में बांडीवास के युद्ध से क्या हुआ? एक तरह से कुल मिला के कहीं ना कहीं फ्रांसीसी भी सीमित कर दिए गए। बांडीवास निर्णायक युद्ध है जिसने तय कर दिया कि भारत की सत्ता, भारत के उद्योग, भारत के व्यापार, भारत के पैसे का उपभोग सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज करेंगे। तो ये दो युद्धों ने कुल मिला के कहीं ना कहीं एक प्रकार से यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों को समाप्त किया। फिर मैंने अभी कहा राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। पहला तो क्या किया कि एक प्रकार से भारत के व्यापार वाणिज्य पर कब्जा किया, मोनोपोली स्थापित की। मैंने भी कहा कि एकाधिकार। अब उन्होंने क्या किया कि भारतीय राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना, यानी कि यहां पर हम राजनीतिक प्रभाव स्थापित करें जिससे यहीं से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और यहीं के रेवेन्यू जनरेट करके यहीं से पैसा जो उगाएंगे वहीं से यहां का प्रोडक्ट खरीदेंगे और बाहर ले जाकर बेचेंगे। यानी अब बाहर से बुलियंस नहीं आएगा, अब बाहर से सोना चांदी नहीं आएगा, अब यहीं का पैसा, यहीं का प्रोडक्ट यूरोप में बेचा जाएगा और एकदम कम कीमत पर, माइनर कीमत पर, क्योंकि हमने राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लिया है। इसीलिए 1757 में प्लासी के युद्ध के द्वारा बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ, 64 में बक्सर हुआ, 65 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। यानी बंगाल की दीवानी जब मिलती है तो धन मिलता है, उसी धन से इस प्रकार से बंगाल का प्रोडक्ट खरीदा जाता है और उसी प्रोडक्ट को यूरोप के बाजारों में बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। यानी बाहर से धन नहीं आ रहा है, बाहर से बुलियंस नहीं आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर कम से कम मूल्यों पर, लक्ष्य यह है कम से कम, क्योंकि कुल मिला के मैंने कहा वाणिज्यिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 का समय है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कम से कम मूल्यों पर। क्योंकि इस चरण के उद्देश्य क्या है? इस चरण के ये उद्देश्य है कि कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना। कम से कम मूल्यों पर क्यों सर? क्योंकि हम बंगाल के दादा भाई हैं सर, बंगाल पर हमारा प्रभाव है सर, हमने प्लासी लड़ा है सर, हमने बक्सर लड़ा है सर, हमने 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा फरमान प्राप्त कर लिया है सर, इसलिए अब आपका कोई अधिकार नहीं है। हम जितना रेट देंगे उतने रेट में आपको सामान देना पड़ेगा। इस प्रकार से तीन लक्ष्य कहीं न कहीं बनाए। भू राजस्व नीतियां जैसे इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये अंग्रेजों की नीतियां हैं और इससे इसका लक्ष्य क्या? अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति, अधिक से अधिक पैसे की प्राप्ति। इस पैसे से क्या होगा? सामान खरीदेंगे। हम अब बाहर से बुलियंस नहीं लाएंगे, बाहर से सोना चांदी नहीं लाएंगे। हम बहुत लिया लिए 1757 से पहले, अब 1757 के बाद का समय हमारा है सर, अब थोड़ी ले आएंगे। समझ गए मेरी बात? सर इतना फोड़ फोड़ के, इतना तोड़ तोड़ के कोई नहीं समझाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं
थोड़ा सा क्लास के साथ बेटा आप लोग जुड़िए। मेरी शाम को 7 बजे की लाइव क्लास से जरूर जुड़िए। और मैं अभी कह रहा हूं कि इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ऑफलाइन कमेंट भी लिखिए, लाइक करिए। महाराज कहें ये बताइए, हम इतना पढ़ा रहे हैं, लाइक नहीं मिल सकता है हमको कहीं कि ऑफलाइन कमेंट नहीं मिल सकता है। अब आप लोगों के ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे, यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा चरण आता है औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 57। देखिए यहां समझा दूं, यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां समझ लीजिए एक चीज को। जैसे ये 1600 है और ये 1757 है, तो ये इंग्लैंड है, ये इंडिया है। तो अभी तक क्या होता है कि इधर से पैसा आ रहा है, यानी सोना चांदी आ रहा है, और यहां से सामान सोने चांदी से खरीद के जा रहा है। क्लियर है? यानी हमको फायदा है। लेकिन 1757 से लेकर 1813 में परिस्थितियां यहां बदल गई, क्योंकि अंग्रेज बंगाल के मालिक बन गए, आसपास के क्षेत्रों के मालिक बन गए, सब्सिडरी अलायंस कुल मिला के हो गई, जिसका लक्ष्य है बड़े से बड़ा क्षेत्र प्राप्त करना, जहां से राजस्व की ज्यादा से ज्यादा उगाही हो सके। तो अब कुल मिला के कहीं ना कहीं जब यहां से 1757 से 1813 तक अंग्रेजों ने किया, तो यहां पर लक्ष्य मैंने क्या कहा, इंडिया में क्या लक्ष्य हो रहा है कि व्यापार वाणिज्य पर मोनोपोली हो गई। तब हम जो तय करेंगे वही दाम हम खरीदेंगे। यहां के राजस्व की वसूली भी कर रहे हैं, तो यहां से अब पैसा भी वसूल कर रहे हैं, यानी यहां से पैसा भी जा रहा है और कुल मिला के सामान भी जा रहा है, जिसके कारण से यहां पर बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में धन इकट्ठा हो गया। और जब धन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो उसी धन से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, औद्योगिक क्रांति होगी। और जब इसे इंग्लैंड में कुल मिला के 1813 से लेकर 1858 तक जब इस इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, तो इस औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए पहला काम होगा कि जो इंडिया के कुल मिला के उद्योग हैं, इनको चौपट किया जाए, इनको नष्ट किया जाए। इसीलिए ऐसी नीतियां बनाई गई टैक्सेशन की, जिससे यहां का बना हुआ माल यहां पर ना पहुंच सके, और पहुंचे तो इतना महंगा पहुंचे कि लोग खरीद नहीं सके। मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है। औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब यह है कि भारत को एक कच्चे माल के उपनिवेश के रूप में तैयार करो, और साथ में इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में बने हुए माल के मार्केट के रूप में तैयार करो। यानी अंग्रेजों ने एक तरह से नीति बनाकर हमारे परंपरागत उद्योगों को नष्ट किया इस टाइम पीरियड में, और एक प्रकार से कुल मिला के यहां से रॉ मटेरियल जाएगा और यहां का बना हुआ माल भारत में आएगा। कार्ल मार्क्स यही तो बात कह रहा है कि जो भारत दुनिया को बने हुए वस्त्र पहनाया करता था, आज अंग्रेजों की नीतियों के कारण इंग्लैंड के बने हुए माल को कहीं न कहीं कपड़े को पहनने के लिए विवश हो गया। इस प्रकार से कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर हमारा आर्थिक शोषण होता है, जिसके कारण से क्रांति का जन्म होता है। तो यहां पर यही चीज मैं समझा रहा हूं। ईस्ट इंडिया औद्योगिक पूंजीवाद, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मैंने अभी बताया, जिससे अन्य कंपनियां हमको लूटे। राजनीतिक अधिग्रहण किए गए। क्यों किए गए? बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा क्यों किया जा रहा है? मैंने अभी बताया, क्षेत्र मिलेंगे तो क्या मिलेगा? मार्केट मिलेगा, कच्चे माल के सोर्स मिलेंगे, बने हुए माल के लिए कुल मिला के मार्केट मिलेंगे, और साथ में राजस्व भी मिलेगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के राजनीतिक अधिग्रहण किया गया। जैसे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके द्वारा मराठा राज्य पर कब्जा कर लिया गया। इसी प्रकार से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का विलय कर लिया गया। कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। हड़प नीति के द्वारा बहुत सी रियासतों, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बगात, कानपुर, नागपुर का विलय कर लिया गया। क्यों विलय किया गया? मैंने अभी तो कहा, क्षेत्र मिलेंगे, राजस्व प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा, कच्चा माल प्राप्त होगा, और इंग्लैंड के बने हुए माल के लिए मार्केट प्राप्त होगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस युग में राजनीतिक अधिग्रहण भी शुरू होता है। इस राज्य अधिग्रहण का उद्देश्य नए बाजारों का निर्माण करना, जहां से कच्चा माल प्राप्त हो सके और इंग्लैंड में बने हुए माल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी भारत में उपलब्ध हो सके। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ जाओ। कृषि का वाणिज्यीकरण मैंने अभी पढ़ाया। वाणिज्यीकरण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहां उद्योग है सर। औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना तो वहां रॉ मटेरियल चाहिए। गेहूं चावल पैदा करोगे तो सर वहां तो रेशम की मांग है, वहां तो कपास की मांग है, वहां तो जूट की मांग है, वहां तो नील की मांग है।
तो गेहूं चावल से होगा महाराज। अंग्रेजों ने कहा, ए किसान, गेहूं चावल बंद। बोले सर गुलना के पेट नहीं भरी। अरे कुछ नहीं, अकाल होगा, मर जाओगे, दूसरा किसान आ जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना, कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी अब कंपनी ने नगदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, जैसे कुलना के नील, कपास, चाय, कॉफी, रेशम, अफीम आदि, जिनकी ब्रिटेन के उद्योगों को आवश्यकता थी। इस चरण में ये हो रहा है सर, अनाज ना पैदा करने पर जोर देने के कारण क्या हुआ, भारत में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इस प्रकार से कुल मिला के बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया, क्योंकि अंग्रेज अपने खेत में अगर अनाज पैदा करता था तो उसका पेट भरता था, नील पैदा करता था उससे लूट लिया जाता था, अफीम पैदा करता था, रेशम पैदा करता था, कपास पैदा करता था, एकदम निम्न रेट पर कुल मिला के उसका पैसा लूट लिया जाता था, उसका रेशम लूट लिया जाता था, और वो बदहाल और बेहाल हो जाता था। जिसके कारण मैंने बताया कि वही किसान महाजनों सूदखोरों के चंगुल में फंसकर अंततः अपनी ही जमीन पर कुल मिला के बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए विवश हो जाता था। सर, इस प्रकार से अंग्रेजों ने बड़े सुनियोजित तरीके से शोषण किया है। भारत को इंग्लैंड के उद्योगों में तैयार माल का आयातक बना दिया गया तथा कच्चे माल का निर्यातक, यानी वहां से माल का आयातक, यहां का निर्यातक कच्चे माल का। भारत जो दुनिया को बने हुए कपड़े का निर्यात करता था, उसे अंग्रेजों की नीतियों के कारण इंग्लैंड के उद्योग में बने हुए वस्त्रों को पहनने के लिए विवश होना पड़ा। मैंने अभी तो बताया था सर कि वह भारत, कार्ल मार्क्स कहता है, वह भारत जो दुनिया को कपड़े पहनाता था, आज उस भारत की स्थिति अंग्रेजों ने ऐसी कर दी है कि जिसके कारण से आज वो कुल मिला के इंग्लैंड के बने हुए वस्त्रों को पहनने के लिए विवश हो गया। सर, तबाह हो गया भारत। तो मेरा यह कहने का मतलब है, आवागमन के साधनों का विकास भी क्यों हुआ। मैंने कहा कि रेल का विकास होने से कारण कुल मिला के आंतरिक भागों में, यानी हम अंग्रेज व्यापारी पूंजीपतियों की पकड़ भारत के इंटरनल क्षेत्र में हो जाए, जहां से कच्चा माल उठाएं, बंदरगाहों तक पहुंचाएं, और बंदरगाहों पर जो ब्रिटेन का बना हुआ माल है उसको, कच्चे माल को, उस बने हुए माल को कुल मिला के आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचाएं। यानी इस रेलवे ने भी भारत के आर्थिक शोषण का बहुत बड़ा रोल अदा किया है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947, मैं इस पर ज्यादा, क्योंकि ये चैप्टर में अलग से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस 1857 की क्रांति से मैंने जोड़ा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरणों में ब्रिटेन में अपार संपत्ति एकत्र हो गई, यानी जो 2 चरण थे उसमें ब्रिटेन में अपार संपत्ति इकट्ठा हो गई, और जब अपार संपत्ति इकट्ठा हो गई तो वहां पर जो ब्रिटेन है, वहां पर जब औद्योगिकरण होने लगा तो वहां पर पूंजीपति पैसा कमाने लगा, क्योंकि उसको भारत जैसा मार्केट मिला हुआ है जहां से सस्ता माल जा रहा है और बना हुआ माल पहुंच रहा है। तो वहां का जो कुल मिला के लेबर है, जो मजदूर है, उसके अंदर भी आया कि उस प्रॉफिट का हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। उसी समय कार्ल मार्क्स जैसे कम्युनिस्ट नेता पैदा हुए, जिसके कारण मजदूरों में जागृति पैदा हुई। तब अंग्रेजों को लगा, अंग्रेज पूंजीपतियों को लगा कि यहां पर अगर हम अब व्यापार करते हैं, यहां पर हम उद्योग लगाते हैं तो हमें नुकसान ही है। कहां पर? इंग्लैंड में, क्योंकि वहां का मजदूर अब हिस्सेदारी की बात करता है, वहां कहता है कि भाई प्रॉफिट में हमको भी ज्यादा मिलना चाहिए। इस प्रकार से वहां के पूंजीपतियों ने भारत में अब निवेश किया है। यानी 2 चरणों से भारत में से जो पैसा लूट कर इंग्लैंड गया था, आप ही का पैसा जो लूट कर इंग्लैंड में गया है, उसी पैसे को आपको कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। वित्तीय पूंजीवाद का मतलब है उसी पैसे को कर्ज के रूप में आप पर लादा जा रहा है। सर, उस कर्ज पर आपको कुल मिला के लाभांश भी देना है और उस कर्ज का ब्याज भी देना है। आप समझिए कि आप ही के पैसे को लूटा गया और बाद में कुल मिला के वहां के पूंजीपतियों ने अपने स्वार्थों के कारण यहां निवेश किया। वो भी निवेश कपड़ा उद्योग में नहीं किया सर, वो भी निवेश स्टील उद्योग में नहीं किया, क्योंकि वो अपने मातृ देश के उद्योगों को नुकसान नहीं करना चाहते हैं। वो निवेश कुल मिला के बैंकिंग में कर रहे हैं, वो निवेश सिंचाई में कर रहे हैं, वो निवेश सड़क में कर रहे हैं, वो निवेश आवागमन में कर रहे हैं, वो निवेश चाय, कॉफी, नील के बागानों में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें निवेश होगा तो यहां डेवलपमेंट होगा, जिससे कहीं ना कहीं आपका और अधिक आर्थिक शोषण बढ़ेगा। यह है वित्तीय पूंजीवाद।
निवेश उन्होंने सूती वस्त्र उद्योग और स्टील उद्योग में नहीं किया, क्योंकि मात्र देश के उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वहां कच्चा माल चाहिए, इसलिए कच्चे माल में निवेश हो रहा है। रेलवे की जरूरत है, वहां निवेश हो रहा है। सड़कों की जरूरत है, वहां निवेश किया जा रहा है। इस बैंकिंग व्यवस्था में जरूरत है, क्यों? क्योंकि वहां पर बैंकिंग व्यवस्था होगी तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों को नाम मात्र के कहीं न कहीं पैसे पर कर्ज, लोन पर कर्ज मिलता था, यानी नाम मात्र के ब्याज पर कर्ज मिलता था। लेकिन वही भारतीय पूंजीपति जब बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ता था, उसे कई गुना कुलना के कहीं न कहीं ब्याज देना पड़ता था। इससे भी एक प्रकार से ब्रिटिश उद्योगपतियों ने लाभ उठाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उपनिवेश के प्रारंभिक चरणों में ब्रिटेन में अपार संपत्ति एकत्र हो गई और उसी लूटे हुए धन को कर्ज के रूप में पूंजीपतियों ने भारत में निवेश कर दिया। धन का निष्कासन, अंग्रेजों द्वारा सुनियोजित तरीके से भारत के धन का निष्कासन किया गया, जिससे भारत के किसान, मजदूर, शिल्पकार, दस्तकार सभी बदहाली की हालत में चले गए और उन सभी वर्गों में एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा हुआ, जो 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना। धन का निष्कासन, जिसकी सबसे पहले बात मई 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के एक सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने उठाई, अपने कुलना की कहीं न कहीं छोटी सी पत्रिका इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा जो कारण था वह आर्थिक था। भारत के आर्थिक शोषण पर जॉन सुलिवान का स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। वह लिखता है, मेरे पास एक ऐसा स्पंज है, मेरे पास एक ऐसा स्पंज है जो गंगा के तट से सभी अच्छी चीजों को सोखता है और टेम्स के तट पर ले जाकर निचोड़ देता है। मतलब यहां के संसाधनों को हम लूटते हैं और इंग्लैंड में पहुंचा देते हैं। ये जॉन सुलिवान का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों ने किस बेदर्दी से कुलना के भारत का आर्थिक शोषण किया था। स्वयं 1834-35 में स्वयं गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने लिखा है कि व्यापार के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा कष्टप्रद उदाहरण नहीं। भारत का मैदान सूती कपड़ा बनने वालों के अस्थि पंजरों से बड़ा है। यानी यह कहना चाहता है कि भारत, बंगाल का जो मैदान है, वो बंगाल का मैदान पूरी तरह से सफेद हो गया है। सफेद होने का मतलब यह है कि बंगाल के दस्तकार, शिल्पकार और किसानों की हड्डियों से पूरा का पूरा बंगाल पटा है। कितना बड़ा स्टेटमेंट विलियम बेंटिंग लिखता है कि व्यापार के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा कष्टप्रद उदाहरण नहीं प्राप्त, जहां भारत का मैदान सूती कपड़ा बुनने वालों के अस्थि पंजरों से भरा पड़ा है। 1858 में जॉर्ज कार्नवेल ने ब्रिटिश संसद के सम्मुख कहा था, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1765 से 84 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जैसी भ्रष्ट, लालची और स्वार्थी सरकार संसार में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जा सकती है। इन स्टेटमेंटों से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण किया था और इसी आर्थिक शोषण से मैं फिर कहूंगा, भारत का एक बहुत बड़ा जनमानस कहीं ना कहीं बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है। और उसी पीड़ा ने, उसी कष्ट ने, उसी असंतोष ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। मैं कह सकता हूं कि 1857 की क्रांति के कारणों में सबसे बड़ा जो कारण है वो आर्थिक कारण है। इस प्रकार से मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी? बाबू, मैं यही कहूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने ऑफलाइन कमेंट भी आप जरूर दें, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा कि चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। और वो इंतजाम यह है कि रोज शाम को 7 बजे मैं टॉपर्स टेंपल के प्लेटफॉर्म से आर्यन यादव आपके साथ जुड़ता है। आप जरूर मेरे साथ जुड़ें, कुछ हंगामा हम लोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।